बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 10 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। सर आपको पूछ सकते हैं कि बताओ ब्रॉडकास्ट की डिफरेंट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग की दो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर 9 के एंड में मैंने आपको अभी सिखाया कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि जब आप अपने नेटवर्क के अंदर एक मैसेज तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं उनको भेज देते हो, तो इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग करने से दोस्तों दो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ये, चूंकि आप अपना मैसेज तमाम कंप्यूटर्स को सेंड कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि हर कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ होंगे। ज़ाहिर बात है, जब कोई कंप्यूटर आपका उस मैसेज को रिसीव करेगा तो उसके रिसोर्सेज भी तो यूज़ होंगे ना उसको रिसीव करने के लिए। तो अब चूंकि ब्रॉडकास्टिंग में तमाम कंप्यूटर जो नेटवर्क में मौजूद होते हैं, चूंकि वो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स उस ब्रॉडकास्ट डाटा या उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव करते हैं, तो लिहाजा तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करती हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है। सो आपको पेपर में अगर सर पूछें कि ब्रॉडकास्टिंग की प्रॉब्लम लिखें, तो आपने दो प्रॉब्लम लिखनी है। फर्स्ट, ईच कंप्यूटर यूज़ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये है पेयर ऑफ कंप्यूटर यूज ब्रॉडकास्टिंग, यानी अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक ही सेम टाइम में ब्रॉडकास्टिंग करें, मतलब एक कंप्यूटर है उसने भी डाटा सेंड कर दिया ब्रॉडकास्टिंग का, मतलब मान लो कंप्यूटर नंबर 1 है वो भी चाहता है कि मैं अपना मैसेज तमाम कंप्यूटर को सेंड करूं, और कंप्यूटर नंबर 2 है वो भी कहता है मैं अपना मैसेज तमाम कंप्यूटर को सेंड करूं। तो ये होता है पेयर ऑफ कंप्यूटर यूज ब्रॉडकास्टिंग, कि दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो ये चाहते हैं कि सेम टाइम में हम अपना मैसेज जो है तमाम कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट कर दें, तमाम कंप्यूटर्स को सेंड कर दें। तो उसमें क्या होगा कि जब आपको पता है, आपने अभी कल पढ़ा था कि जब दो कंप्यूटर सेम टाइम में डाटा सेंड करते हैं शेयर्ड मीडियम के अंदर, तो वहाँ पे कोलिजन टकराव आ जाता है, दोनों डाटा आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से डाटा जो है लॉस हो जाता है। तो ये हो जाता है डिस्कार्डिंग द फ्रेम, जिससे क्या होगा कि जब कोलिजन आएगी, जब टकराव आएगा, जो आपके डाटा के फ्रेम है वो क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो ये दोस्तों दो प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रॉडकास्टिंग में, कि फर्स्ट आपके तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो है वो अपने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है ब्रॉडकास्टिंग में। जबकि सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक ही सेम टाइम में ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उससे आपके जो ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम्स, जो डाटा फ्रेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्कार्ड होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। अब ये होगी प्रॉब्लम्स ब्रॉडकास्टिंग की, जो कि आप सर अगर आपको पेपर में पूछे तो आपने ये दोनों प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पेपर में लिख देनी है। अब अगर सर आपको पूछें कि ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन क्या है, तो उनका सोल्यूशन है मल्टीकास्टिंग। ठीक है, मल्टीकास्टिंग जो है वो सोल्यूशन है किसका, ब्रॉडकास्टिंग की प्रॉब्लम्स का। तो सर अगर आपको पेपर में एमसीक्यू में पूछें कि ब्रॉडकास्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो आपने बताना है मल्टीकास्टिंग। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ था सोल्यूशन ऑफ अबव प्रॉब्लम इज मल्टीकास्टिंग। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं, या आपको सर शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछ सकते हैं कि सर पूछ सकते हैं व्हाट इज़ मल्टीकास्टिंग, या सर इस तरह से पूछ सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो फिर आपने ये मल्टीकास्टिंग को जो है ब्रीफली वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले आपने ये बताना है द सोल्यूशन टू अबव प्रॉब्लम, यानी जो मल्टीकास्टिंग है वो क्या है, सोल्यूशन है किसका, ब्रॉडकास्टिंग प्रॉब्लम्स का। सबसे पहले आपने ये बताना है, उसके बाद आपने बताना है इट इज़ द रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो सर आपको पेपर में एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग किसको कहते हैं, तो आपने कहना है मल्टीकास्टिंग को। मल्टीकास्टिंग बेसिकली क्या है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है किसकी, ब्रॉडकास्टिंग की। आगे इट वर्क्स लाइक ब्रॉडकास्टिंग, कहता है ये जो मल्टीकास्टिंग होता है ये भी ब्रॉडकास्टिंग की तरह ही काम करता है, ये भी ब्रॉडकास्टिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है होएवर इट डज नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स ऑटोमेटिकली टू द सीपीयू। लेकिन इसमें और ब्रॉडकास्टिंग में फ़र्क ये है कि ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि आप जब कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हो तो वो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को सेंड हो जाता है, और वो तमाम ऑटोमेटिकली। जबकि दोस्तों मल्टीकास्टिंग में भी आपका मैसेज जो है सेंड तो सब कंप्यूटर्स को होता है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग की तरह तमाम कंप्यूटर मल्टीकास्टिंग के अंदर वो मैसेज रिसीव नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है। यही ब्रॉडकास्टिंग में और मल्टीकास्टिंग में फ़र्क है कि ब्रॉडकास्टिंग में आपका मैसेज तमाम के तमाम कंप्यूटर रिसीव कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है तमाम कंप्यूटर्स को, लेकिन मल्टीकास्टिंग में क्या होता है, मल्टीकास्टिंग में आपका जो मैसेज है वो तमाम कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली सेंड नहीं होता। अब सवाल ये बताता है फिर मल्टीकास्टिंग में होता क्या, तो आगे देख लिखा हुआ है उसमें आंसर कहता है द इंटरफेस हार्डवेयर इज प्रोग्राम्ड इन एडवांस टू एक्सेप्ट सर्टन फ्रेम्स दैट हैव मल्टीकास्ट एड्रेस एज अ डेस्टिनेशन एड्रेस। यानी मल्टीकास्टिंग में बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई मैसेज मल्टीकास्ट करते हो तो उसमें क्या होता है
कि हमने अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको पहले से प्रोग्राम किया होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। तो जिन कंप्यूटर को हमने पहले से मल्टीकास्ट के लिए प्रोग्राम किया होता है, सिर्फ वही कंप्यूटर आपके मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं। और जिन नेटवर्क के अंदर वो कंप्यूटर जिनको हमने पहले से प्रोग्राम ना किया हो मल्टीकास्टिंग के लिए, वो कंप्यूटर जो है वो उस आने वाले मल्टीकास्टिंग मैसेज को रिसीव नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होने से बच जाते हैं। समझ आई बात की? यानी आप ये समझ सकते हो, अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं ब्रॉडकास्टिंग को और मल्टीकास्टिंग को, तो आप ये समझ सकते हो कि एक मैसेज एक टीचर ने तमाम स्टूडेंट्स को दे दिया, दिस इज़ द ब्रॉडकास्टिंग। और मल्टीकास्टिंग क्या है कि उसके अंदर टीचर ने पहले सिलेक्ट किया कि मैं सिर्फ इन 10 बच्चों को जो है सिलेक्ट करता हूँ जिनको मैं अपना मैसेज कन्वे करूँगा। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रॉडकास्टिंग में ये हुआ कि क्लास में बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स ने सर का मैसेज सुन लिया, तो ये ब्रॉडकास्टिंग होगा। लेकिन अगर सर क्लास में बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स को ब्रॉडकास्ट ना करें, बल्कि कहें कि इस क्लास में सिर्फ ये 10 बच्चे वो खास हैं जिनको मैं सिर्फ अपनी बात कन्वे करूंगा, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीकास्टिंग कहलाएगा। मतलब सर ने पहले ही जो है उन 10 बच्चों का इंतखाब कर लिया जिनको सर ने मल्टीकास्टिंग करनी है। तो यही चीज़ दोस्तों मल्टीकास्टिंग में होती है कि बेसिकली हमारा जो नेटवर्क होता है वो कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर को पहले ही प्रोग्राम कर देता है कि तुमने ही सिर्फ मल्टीकास्टिंग के मैसेज को एक्सेप्ट करना है, और जिनको वो प्रोग्राम नहीं करता उनको जनाब मल्टीकास्टिंग के अंदर मैसेज रिसीव नहीं होता। समझ आई बात की? अच्छा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वो बता रहा है कि हमारे पास जो फ्रेम्स होते हैं, डाटा फ्रेम्स, आपको पता है ना, हम जब डाटा सेंड करते हैं वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और पैकेट्स का जो फॉर्मेट होता है उसको हम फ्रेम कहते हैं। तो कहता है फ्रेम की 3 टाइप्स होती हैं। तो ये सर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि फ्रेम्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपने कहना फ्रेम्स की, MCQ में सर पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेम कितनी होती है, तो आपने कहना 3 टाइप्स होती हैं फ्रेम्स की। उसके बाद कौन कौन सी, वो शॉर्ट में से अगर पूछे तो आपने कहना मल्टीकास्ट फ्रेम, ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स और द फ्रेम दैट आर डिस्टिंक्ट टू द स्टेशन इटसेल्फ। तो ये 3 तरह के फ्रेम जो है वो किस में आते हैं? फ्रेम की टाइप्स में आते हैं। ये आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है जी, आइडेंटिफाइंग पैकेट कंटेंट, यानी पैकेट किसे कहते हैं? यानी वो जो हम डाटा सेंड करते हैं वो आपको पता है हम अपने डाटा को छोटे छोटे जंक्स में और छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करके फिर सेंड करते हैं। तो वो छोटे छोटे ब्लॉक्स या जंक्स हमारे डाटा के जो हम सेंड कर रहे हैं उसको आपको पता है हम पैकेट कहते हैं। तो बेसिकली जब हम डाटा के पैकेट सेंड करते हैं तो उसमें कैसे पता चलेगा? आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? पहचानना। कंटेंट मीन कि आप कौन सा डाटा इसमें सेंड कर रहे हो, मतलब वीडियो सेंड कर रहे हो, ऑडियो सेंड कर रहे हो, कोई टेक्स्ट सेंड कर रहे हो, क्या सेंड कर रहे हो। तो बेसिकली आइडेंटिफाइंग पैकेट कंटेंट का मतलब ये होता है कि ये चेक करना कि आपने जो डाटा के पैकेट सेंड किए हैं उन पैकेट्स में किस तरह का डाटा जो है, किस तरह का डाटा है, किस टाइप का डाटा है उसमें। ठीक हो गया? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, कहता है इट कैन यूज 2 टाइप्स। कहता है पैकेट के अंदर कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के कहता है 2 तरीके हैं। उन तरीकों को, वो तरीके कौन कौन से हैं? कहता है एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप और दूसरा इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप। ठीक है, तो ये आपको साथ शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि बताओ पैकेट कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप और दूसरा इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप। दोस्तों एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप बेसिकली वो टाइप होती है जिसके अंदर हमें पहले से पता चल जाता है, जब हमें फ्रेम रिसीव होता है ना, मतलब रिसीविंग साइड में जब हम फ्रेम को डाटा फ्रेम को जब रिसीव करते हैं तो वो फ्रेम हमें खुद बता रहा होता है कि इसमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, यानी ऑडियो टाइप की इन्फॉर्मेशन है, वीडियो टाइप की इन्फॉर्मेशन। मतलब हमें उस फ्रेम के अंदर खुद मेहनत करके चेक नहीं करना पड़ता कि इसमें कौन सा डाटा है, बल्कि फ्रेम की टाइप हमें खुद बता रही होती है एक्सप्लिसिट के अंदर कि जनाब इसमें ऑडियोज़ हैं, इसमें वीडियोज़ हैं, या इसमें क्या है? टेक्स्ट है। जबकि जो इम्प्लिसिट होता है दोस्तों, इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप बेसिकली एक ऐसी फ्रेम की टाइप होती है जो हमें बता नहीं रही होती कि इसमें किस टाइप का डाटा है। हमें खुद उसको फिर चेक करना पड़ता है मैनुअली कि जनाब इसमें ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये कौन सा डाटा है। ये सेम लाइक वैसे ही अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताऊं, देखें मान लो मैंने आपको एक पैकेट दिया और उस पैकेट के ऊपर मैंने पहले से ना लेबल लगा दिया कि इसमें 610 के नोट्स हैं। तो मुझे बताएं क्या अब आपको उस पैकेट को ओपन करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है? नहीं, क्योंकि मैंने पहले उस पर लेबल लगा दिया कि इसके अंदर CS 610 के नोट्स हैं। तो आपको वो जैसे पैकेट रिसीव हुआ तो उसके ऊपर लिखे हुए लेबल की वजह से आपको पहले ही पता चल गया। आपको उस पैकेट को ओपन करके मैनुअली चेक नहीं करना पड़ा कि इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपको ऊपर लेबल देके पता लग गया कि अच्छा इसमें CS 610 के नोट्स हैं। लेकिन अगर मान लो मैं आपको एक पैकेट सेंड करूं और उस पैकेट के ऊपर कोई लेबल ना लगा हो,
तो अब आप क्या करोगे, अब आप मैनुअली खुद पैकेट को ओपन करोगे और अंदर देखोगे खुद मैनुअली कि जनाब इसमें है क्या इस पैकेट में। तो यही चीज़ होती है, यही बेसिकली इसमें फ़र्क है एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप में और इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप में। कि एक्सप्लिसिट जिसमें पहले से ऊपर लेबल लगा हुआ था कि जनाब इसमें ये चीज़ है, ये इस टाइप का डाटा है, लेकिन इम्प्लिसिट जिसमें मतलब कोई लेबल नहीं लगा हुआ, आपको मैनुअली खुद चेक करना पड़ रहा है कि इसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन है, कौन सा डाटा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने इनकी याद कर लेनी, एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप की और इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप की, जो सर आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे जब हम अपना डाटा फ्रेम सेंड करते हैं ना, तो उस डाटा फ्रेम के अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं, ठीक है। उन फील्ड्स का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं। तो सर आपको शॉर्ट में या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ये जो फील्ड्स हैं इनके क्या क्या पर्पसेस हैं। मान लो एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं प्रीमेबल जो फील्ड होती है डाटा फ्रेम के अंदर, उसका क्या काम है। या शॉर्ट में सर आपको पूछ सकते हैं कि प्रीमेबल डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस में क्या डिफरेंस है। तो फिर आपने इन तीनों के जो है अलग अलग जो इनके पर्पसेस हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। तो इस तरह सर आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब बारी बारी देख लेते हैं। पहली दोस्तों जो हमारे पास डाटा फ्रेम होता है उसके अंदर पहली जो फील्ड हमने देखी है वो क्या है, प्रीमेबल। प्रीमेबल दोस्तों क्या होता है, ये बेसिकली हमारा जो रिसीवर कंप्यूटर होता है ना उसको सिंक्रोनाइजेशन बता रहा होता है, उसकी क्या कर रहा होता है, सिंक्रोनाइजेशन के बारे में उसको आगाह कर रहा होता है। तो ये आगे उसकी पर्पज देखिए आप यहाँ से याद कर सकते हो। आगे डेस्टिनेशन एड्रेस हमें क्या बता रहा होता है, ये बेसिकली हमें वो कंप्यूटर जिसको हमें डाटा सेंड करना है उसका एड्रेस बता रहा होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस मीन जिस कंप्यूटर को हमें डाटा भेजना है उसका एड्रेस जो है क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस वो कंप्यूटर जिसने डाटा सेंड किया है, डेस्टिनेशन एड्रेस मीन जिस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है उसका एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस कहलाता है। और सोर्स एड्रेस मीन वो कंप्यूटर जिसने डाटा सेंड किया है उसको सोर्स एड्रेस कहते हैं, ठीक है। उसके एड्रेस को सोर्स एड्रेस कहते हैं। उसके बाद फ्रेम टाइप, वो आप अभी पढ़ के आए हो। फ्रेम टाइप मीन कि इस फ्रेम ने किस टाइप का डाटा जो है वो कैरी किया हुआ है, वो फ्रेम टाइप बताती है। डाटा मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हम सेंड कर रहे हैं। और सीआरसी बेसिकली साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, जिसके थ्रू बेसिकली हम ये एक ना बेसिकली एक एरर डिटेक्शन जो है ना वो कोड होता है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारे डाटा में कोई एरर तो नहीं है। तो ये कितने बिट का होता है, सीआरसी कितने बिट का होता है, 30 बिट सीआरसी कोड। तो ये आप इनके आगे पर्पज हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है जी IEEE 802.2 LLC। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है। अब ये आपको एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं IEEE 802.2 LLC क्या है। तो आपने फिर ये दो लाइन जो शॉर्ट में लिख देनी है, ठीक हो गया। और अगर सर एमसीक्यू में पूछते हैं तो उसके लिए मैं आपको तैयार करवा देता हूँ। देखें IEEE 802.2 एक स्टैंडर्ड है जो इंक्लूड किया जाता है कहाँ पे, लॉजिकल लिंक कंट्रोल में और सब नेटवर्क अटैचमेंट पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पे सर आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं LLC स्टैंड फॉर, तो आपने लॉजिकल लिंक कंट्रोल। या सर आपको पूछ सकते हैं स्नैप स्टैंड फॉर, तो इसका स्टैंड फॉर क्या है, सब नेटवर्क अटैचमेंट पॉइंट। तो ये यहाँ पे पहला एमसीक्यूज, ये दूसरा एमसीक्यूज और तीसरा एमसीक्यूज यहाँ पे कौन सा है, ये वाला IEEE 802 स्टैंडर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये LLC में यूज़ किया जाता है और स्नैप हेडर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद वो बोल रहा है snap/LLC फॉर्मेट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एग्जांपल बाय ईथरनेट। कहता है ये जो स्नैप और LLC है ना ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कहाँ पर, ईथरनेट के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने इसका दोनों ये याद कर लेनी है, इसकी दोनों लाइन्स ये आपको डेफिनेशन में सर पूछ सकते हैं या एमसीक्यूज जो आपको मैंने बताया है वैसे सर आपका एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जी नेटवर्क एनालाइजर। नेटवर्क एनालाइजर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा सीख लेते हैं। एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं, यहाँ हम देखें पहला एमसीक्यूज बन सकता है, यहाँ पे सर पूछ सकते हैं नेटवर्क एनालाइजर को दूसरा नाम क्या है। तो नेटवर्क एनालाइजर को दोस्तों हम नेटवर्क मॉनिटर भी कहते हैं और इसको नेटवर्क स्नाइफर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि नेटवर्क एनालाइजर का क्या नाम है दूसरा और तीसरा। तो इसके तीन नाम है, नेटवर्क, इसको नेटवर्क एनालाइजर भी कहते हैं, इसको नेटवर्क मॉनिटर भी कहते हैं और इसको नेटवर्क स्नाइफर भी कहते हैं। अब नेटवर्क एनालाइजर होता क्या, ये आगे उसने बताया था, इट इज़ यूज्ड टू एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ डिबग अ नेटवर्क। यानी अगर आपने अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को चेक करना हो, एग्जामिन करना हो, तो उसके लिए हम जो है वो नेटवर्क एनालाइजर का इस्तेमाल करते हैं। और नेटवर्क एनालाइजर को हम नेटवर्क मॉनिटर या फिर नेटवर्क स्नाइफर भी कहते हैं। और आगे वो बता रहा है कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट हमें देता है। तो ये डिफरेंट तरह की देखो रिपोर्ट देता है, स्टैटिक्स सच, ये हमें डिफरेंट तरह की स्टैटिक्स यानी रिपोर्ट्स फराहम करता है, सच एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बताता है हमें नेटवर्क की, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेम साइज बताता है नेटवर्क का, ये हमें कोलिजन रेट और टोकन सर्कुलेशन टाइम हमें बताता है।
तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो हमें रिपोर्ट देता है। कौन? नेटवर्क एनालाइजर। किसके बारे में? नेटवर्क के बारे में। अच्छा, कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, इसको एक दफ़ा देख लेना एमसीक्यूज़ पर्पस के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपकी यहाँ पे ना एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर सर आपको पूछ सकते हैं नेटवर्क एनालाइजर के ऑपरेशन बयान करो, तो आपने ये 2 लाइन जो है वो लिख देनी है, ठीक है। या फिर सर शॉर्ट में आपको पूछ सकते हैं ये डेफिनेशन, या फिर एमसीक्यूज़ में ये डेफिनेशन जो है वो सर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन किसकी है? प्रोमिकियस मोड क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ कहता है द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क एनालाइजर इज अ कंप्यूटर विद अ नेटवर्क इंटरफेस दैट रिसीव ऑल फ्रेम्स। यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो हर तरह के फ्रेम्स नेटवर्क डाटा फ्रेम जो है उनको हासिल कर लेता है, रिसीव कर लेता है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? प्रोमिकस मोड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन जो है याद कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।